व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स स्टडीज सर्किल। तो कल हमने ब्रांच अकाउंट स्टार्ट करा था बीकॉम सी और सीएमए के लिए। अब ब्रांच अकाउंटिंग में बेसिकली हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर लिए थे। और ब्रांच अकाउंट में बेसिकली हमने ये भी सीखा था कि अगर मैं डिपेंडेंट ब्रांच की बात करूं तो डिपेंडेंट ब्रांच में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो खुद ब्रांच नहीं करता है, वो हेड ऑफिस ट्रीटमेंट करता है। यानी डिपेंडेंट ब्रांच का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हेड ऑफिस मेंटेन करता है। और कल मैंने आपको बताया था कि जब हेड ऑफिस मेंटेन करता है डिपेंडेंट ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो उसके लिए 3 सिस्टम्स बनाए गए हैं: डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम। ये सिस्टम हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटर सिस्टम के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंट में डेटर सिस्टम के साथ। अब देखो ये डेटर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो इसी को समझना है। डेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग हेड ऑफिस किस तरीके से ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो देखो डेटर सिस्टम में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू डेटर सिस्टम हेड ऑफिस डायरेक्ट टू देयर ब्रांच एज अ डेटर एंड ओपन ओनली वन अकाउंट, दैट इज द ब्रांच अकाउंट, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ब्रांच। अब यहाँ पे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हेड ऑफिस अपने ब्रांच को एक डेटर ट्रीट कर लेता है और अपने बुक्स में केवल एक अकाउंट ओपन करता है, ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस को उस अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। और उसी अकाउंट के हेल्प से वो ब्रांच का प्रॉफिट लॉस और एसेट्स और लायबिलिटीज भी फाइंड आउट कर लेता है। तो डेटर सिस्टम में भी हमने बताया था कि बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं ब्रांच अकाउंट बनाने के। अब ये डेटर सिस्टम में कौन कौन से 2 मेथड होते हैं, तो एक होता है हमारा कॉस्ट प्राइस मेथड और एक होता है इनवॉइस प्राइस मेथड। अब कॉस्ट प्राइस मेथड और इनवॉइस प्राइस मेथड क्या है, सबसे पहले तो इसी को समझना है। देखो कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या होता है कि हेड ऑफिस जितने भी गुड्स भेजता है ब्रांच को सेल करने के पर्पज से, क्योंकि डेटर्स मान रहा है ना, तो हेड ऑफिस ये मान के चल रहा है कि वो गुड्स ब्रांच को भेज रहा है, ब्रांच उसका डेटर है, और ब्रांच उस गुड्स को सेल करके उसका पैसा रिटर्न किसको करेगा, हेड ऑफिस को। तो जो भी गुड्स यहाँ पे हेड ऑफिस भेज रहा है वो कौन सा प्राइस पे भेज रहा है, कॉस्ट प्राइस पे भेज रहा है। यानी हेड ऑफिस उस गुड्स के कॉस्ट में कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहा है, वो ब्रांच को सीधा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाई हमने गुड्स तुम्हें कैश प्राइस पे भेजा हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे भेजा हुआ है, तुम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में सेल कर दो। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस मेथड। और जो इनवॉइस प्राइस मेथड है, इसमें हेड ऑफिस क्या कर रहा है कि गुड्स के कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन पहले ही ऐड कर ले रहा है, और ऐड करने के बाद गुड्स से हेड ऑफिस भेज रहा है किसको, ब्रांच को। यानी ब्रांच को जब उस गुड्स को सेल करना होगा ना, तो ब्रांच उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऐड करने वाला नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो हेड ऑफिस ने इंक्लूड कर दिया है। तो जितने प्राइस पे हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है ब्रांच को, डायरेक्टली उसी प्राइस पे ब्रांच उसको मार्केट में सेल कर देगा। तो 2 प्राइस है हमारे पास, एक कॉस्ट प्राइस और एक इनवॉइस प्राइस। अब देखो दोनों में सिमिलरिटीज है, दोनों में क्वेश्चन सेम बनता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस मेथड थोड़ा सा ज्यादा काम करना होता है इनवॉइस प्राइस मेथड में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस मेथड को। अब देखो कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये कॉस्ट प्राइस मेथड को समझो। बनाना तो क्लियर था ना कि हमने ब्रांच अकाउंट ही बनाना है, ब्रांच अकाउंट बना करके ही बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड हेड ऑफिस सेंड ऑल द गुड्स टू देयर ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, यानी उसमें कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं कर रहा है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस मेथड से ब्रांच अकाउंट कैसे बनाना है, सबसे पहले तो मैं ये सिखाने वाला हूं आपको। यानी फाइनली हम लोग सीखने वाले हैं ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट। अब ये हमारा ब्रांच अकाउंट है और ये मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर बनाना है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा फॉर द ईयर एंडेड। अब जो भी हमारी ईयर एंडेड होगी वो 31 दिसंबर भी हो सकती है, वो 31 मार्च भी हो सकती है। बेसिकली जितने भी बिजनेस होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेट होते हैं, और फाइनेंशियल ईयर में अगर ऑपरेट होते हैं तो वो 31 मार्च को ही जाकर के उनका ईयर एंड होगा। बट कभी कभी आपको आपके बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे 31 दिसंबर वाले भी, यानी कैलेंडर ईयर में। तो जो भी डेट होगा डजंट मैटर, वो डेट आप यहाँ पे लिख देना। ये हमारा ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट है, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब देखो जब ब्रांच अकाउंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ। और ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैलेंस बिड। याद रखना ये किसके लिए, ओपनिंग बैलेंसेस के लिए।
तो ओपनिंग बैलेंसेस किसका, देखो कुछ एसेट्स के भी ओपनिंग बैलेंसेस हो सकते हैं, कुछ लाइबिलिटीज के भी ओपनिंग बैलेंसेस हो सकते हैं। तो हम लोग डेबिट में स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस के एसेट्स के साथ। तो यहाँ कुछ कैश हो सकता है, कैश इन हैंड, कुछ स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो सकते हैं, डेटर्स हो सकते हैं, पेटी कैश हो सकते हैं, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। तो आपके क्वेश्चन में जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होगा उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे और सबका सम टोटल करके इसको बाहर भेजोगे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ जाता है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू ब्रांच यानी हेड ऑफिस ने जो भी गुड्स ब्रांच को भेजा है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है तो वो तो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, कुछ लाइबिलिटीज के भी ओपनिंग बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं, तो लाइबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंसेस होगा वो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग लाइबिलिटी का बैलेंस है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो ओपनिंग लाइबिलिटी में हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास क्रेडिटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, उसके साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो ये कुछ लाइबिलिटीज के भी ओपनिंग बैलेंस हो सकते हैं जिनको मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दूंगा बाई बैलेंस बीडी लिख करके। डेबिट में मुझे और क्या रिकॉर्ड करना है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, कभी कभी क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच भी लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस भी लिखा हुआ रहेगा, ये दोनों सेम होते हैं, सबके सब सेम होते हैं। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, टू कैश सेंड टू ब्रांच, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब हेड ऑफिस अगर एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच को कैश भेज रहा है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब कि इसका सारा काम हेड ऑफिस कर रहा है, तो इसके जितने भी खर्चे हैं उसके लिए पैसा हेड ऑफिस ही भेजेगा। तो जब जब वो ब्रांच को पैसा भेजेगा एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस में क्या हो सकते हैं, स्टाफ का सैलरी हो सकता है, आपके बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, वेजेज हो सकता है, कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस को आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे और उसके बाद इनका सम टोटल करके आप इनको आउटर कॉलम में बाहर करोगे। क्लियर हो गया जी। बस तीन चीजें हमें दिखानी है डेबिट में, एक ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच और कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। उसके बाद अब मुझे क्रेडिट में क्या क्या दिखाना है, देखो क्रेडिट में हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी तो पहले से ही रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। उसके बाद मुझे दिखाना है बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब ब्रांच से कैश, क्योंकि हेड ऑफिस ये मेंटेन कर रहा है ना, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच से कैश में रिसीव करेगा। तो एक ब्रांच दो सोर्सेस से हेड ऑफिस को पैसा भेजता है। कौन कौन से सोर्सेज है, एक तो हमारा कैश सेल्स होता है और दूसरा कलेक्शंस होता है। कैश सेल और कलेक्शन ये दोनों ही सोर्स से ब्रांच पैसा भेजता है हेड ऑफिस को। अब कैश सेल क्या होता है, अब अगर ब्रांच पूरा का पूरा गुड्स कैश में सेल कर रहा है तो उससे जो भी पैसा आ रहा है वो हेड ऑफिस को देगा, और अगर ब्रांच क्रेडिट में भी सेल कर रहा है, उधार में भी बेच रहा है, तो बाद में उस डेटर से भी तो पैसा कलेक्ट होगा, जिसको भी उधार बेचा था उससे भी पैसा कलेक्ट होगा, तो उसको हम लोग कलेक्शंस बोलते हैं। तो कैश सेल और कलेक्शन इन दोनों ही सोर्सेज से जो पैसा जाएगा हेड ऑफिस को, इन दोनों का सम टोटल करके आउटर कॉलम में भेज देना है। उसके बाद क्रेडिट में क्या आता है, उसके बाद आता है क्रेडिट में बाई गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, ब्रांच गुड्स रिटर्न करता है। अब जैसे ब्रांच के पास अगर कुछ गुड्स बच गए जो सेल नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या करेगा, हेड ऑफिस को वापस कर देगा। तो जब भी गुड्स रिटर्न करेगा ब्रांच तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद मुझे दिखाने हैं क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। तो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स को हम लोग क्या लिख के दिखाएंगे, बाई बैलेंस शीट। देखो ओपनिंग हमने डेबिट में दिखाया था ना बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग को मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, क्रेडिट में, बाई बैलेंस शीट। अब ध्यान में रखना है कि ये कौन सी बैलेंसेस है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस में जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस में है वही हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस में भी तो हो सकते हैं। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, और पेटी कैश का भी क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। तो ये बेसिकली आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। अब इन सबका सम टोटल करके आप इनको आउटर कॉलम में भेज दोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास बेसिकली लायबिलिटी के भी कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंसेस हमने कहां दिखाया, क्रेडिट में। तो जब लायबिलिटी के कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे तो उसको मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिख के रिकॉर्ड करूंगा, बैलेंस शीट।
ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स के साथ साथ और क्या हो सकता है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो इन सबके सम टोटल को आप बाहर भेजोगे आउटर कॉलम में। तो इतनी सारी चीजें मुझे रिकॉर्ड करनी होती है ब्रांच अकाउंट में। अब एक बार इसको आप चेक करो क्या क्या रिकॉर्ड करना है। देखो डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिकॉर्ड करने हैं, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। और अगर कोई भी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लाइबिलिटी होगा तो वो भी कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट में मुझे क्या क्या रिकॉर्ड करने हैं, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स बीओडी जो भी होगा हमारे पास। उसके बाद कैश रिसिव्ड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से जो कैश रिसिव करता है हेड ऑफिस, दो सोर्सेस से, कैश सेल, कलेक्शन, इन दोनों को रिकॉर्ड करना है। फिर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को तो वो भी रिकॉर्ड करना है, और क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स को भी रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, आप इसको बैलेंस करोगे। तो जब आप बैलेंस करोगे तो यहां से या तो कुछ प्रॉफिट निकल के आएगा या फिर लॉस निकल के आएगा। अब देखो अगर क्रेडिट साइड का सम टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का सपोज की जो क्रेडिट साइड का सम टोटल है वो हमारा आ रहा है 1 लाख रुपीज, इधर का सम टोटल हमारा कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज। एक मिनट, अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं। तो इधर का जितना सम टोटल आ रहा है, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए ना, सम टोटल अगर उधर का जितना आ रहा है उतना ही सेम अमाउंट इधर भी आना चाहिए। अब सपोज कि यहाँ पे जो सम टोटल हमारा था ये 1 लाख रुपीज आ रहा था, तो इधर डेबिट के भी सम टोटल कितने आने चाहिए, 1 लाख रुपीज आने चाहिए। अब 1 लाख रुपीज में से इन सबके सम टोटल को आप माइनस कर दो। सपोज कि इन सबका जो सम टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 80,000। तो यहाँ पे जो 20,000 का अमाउंट निकल के आ रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे निकालना है। अगर क्रेडिट का सम टोटल ज्यादा हुआ तो डेबिट का टोटल अमाउंट आप इसमें से डिडक्ट कर लो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेबिट का सम टोटल ज्यादा हो रहा है, डेबिट का सम टोटल ज्यादा हो रहा है, तो बैलेंस कहाँ आने वाला है, बैलेंस आने वाला है क्रेडिट में। तो क्रेडिट में जो बैलेंस आने वाला है ये क्या हो जाएगा, ये नेट लॉस हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा माइंड में रखो कि अगर क्रेडिट का सम टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस डेबिट में आएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। डेबिट का सम टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्या हो जाएगा, लॉस। कैसे निकालना है समझ में आ गया ना। सपोज कि इधर का सम टोटल आया 1 लाख, तो यहां भी हमारा 1 लाख आना चाहिए, इस कॉलम में भी मैं 1 लाख लिख दूंगा, और 1 लाख में से इन सबको आप डिडक्ट कर दो तो जो बैलेंस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। सेम। तो ये हो गया ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट अंडर द कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में मुझे ये बनाना है ब्रांच अकाउंट। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे, ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाएंगे अंडर द कॉस्ट प्राइस मेथड, और ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मुझे कैसे बनाना है ब्रांच अकाउंट अंडर द कॉस्ट प्राइस मेथड। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आया जस्ट 2 सेकंड में। चलो जल्दी से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मॉडर्न सिल्क हाउस मुंबई हैज ए ब्रांच एट इंदौर। मॉडर्न सिल्क हाउस जो कि मुंबई में है उसका एक ब्रांच कहाँ है, इंदौर में है। सेंड ऑल द गुड्स टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, और ये जो मुंबई है जो हेड ऑफिस है ये ब्रांच को जितने भी गुड्स भेजता है वो कॉस्ट प्राइस पे भेजता है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 तक हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ये सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। देखो सबसे पहले डेटर्स दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 को 30,000 का। स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स सेंड टू ब्रांच है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। स्टॉक और डेटर्स 31 मार्च को दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग डेटर। प्रिपेयर इंदौर ब्रांच अकाउंट, इंदौर ब्रांच अकाउंट मुझे बनाना है, और ये कौन से मेथड से बनाना है, कॉस्ट प्राइस मेथड। यहां पे कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है, तो चलो आप बना लो इंदौर ब्रांच अकाउंट, इंदौर ब्रांच अकाउंट। और ये मुझे बनाना कब है, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड हमारा क्या है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को ये मुझे बनाना है। चलो ये इंदौर ब्रांच अकाउंट का हमने फॉर्मेट बना लिया। चलो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड हो गया। पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज ये हो गया हमारा।
अब देखो हम लोग क्या बोले, स्टार्ट हम लोग कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स के साथ। तो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स के लिए हम लोग डेबिट में क्या लिख के दिखाते हैं, बैलेंस बिल्डिंग। अब चेक करो कि आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स क्या क्या है। तो 1 अप्रैल को जो बैलेंसेस दिया हुआ है डेटर का और स्टॉक का, ये ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स हैं। यानी हमारे पास ओपनिंग डेटर है और ओपनिंग स्टॉक है, ये दो एसेट्स हमारे पास है। डेटर है 30,000 रुपीज का और स्टॉक है 20,000 रुपीज का। तो 30,000 और 20,000 यानी टोटल हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स कितने हैं, 50,000। उसके बाद हमने क्या भेजना है, उसके बाद ढूंढना है गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच यहीं पे दिया हुआ है 120 का, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ब्रांच को जो गुड्स भेजा गया 120 का भेजा गया, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 1,20,000। उसके बाद जो तीसरी आइटम हमें भेजनी है वो क्या भेजनी है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश सेंड टू ब्रांच 4। अब ये कैश जो भेजा गया था वो किस किस एक्सपेंस के लिए भेजा गया था, सबसे पहले सैलरी रिकॉर्ड कर लो। तो सैलरी है 2,000 रुपीज का, इनर कॉलम में अमाउंट रखोगे। उसके बाद रेंट है, तो रेंट कितने का गिवन है, रेंट है 3,000 रुपीज का। और ऑफिस एक्सपेंस है, तो ऑफिस एक्सपेंस को भी आप रिकॉर्ड कर लो 7,000। अब जो टोटल आपने एक्सपेंसेस पे करा वो कितना पे करा, 12,000 रुपीज का, ये आउटर कॉलम में भेज दो। देखो हमने क्या बोला, बस 3 आइटम डेबिट में रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच और कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ये तीनों हमने रिकॉर्ड कर लिया। क्रेडिट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी आप ढूंढोगे। आपके क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ लायबिलिटी कहीं भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप ये देखते हो कि हेड ऑफिस कितना पैसा रिसीव कर रहा है ब्रांच से, तो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। ब्रांच से कैश रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम दो सोर्सेस से, हमने आपको बताया अभी कि ब्रांच से दो सोर्सेस से पैसा रिसीव्ड होता है। एक होता है हमारा कैश सेल्स और एक होता है कलेक्शंस। कैश सेल और कलेक्शन, देखो कैश सेल तो क्वेश्चन में गिवन है 2,70,000 का, तो कैश सेल आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे 2,70,000। और कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमने कितना कैश रिसिव्ड किया, 1,10,000। तो डेटर से जो आप कैश रिसिव्ड करते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। तो 1,10,000 का डेटर से भी इसने रिसीव किया, तो टोटल हेड ऑफिस को इतने कितना पैसा भेजा, 3,80,000। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमें ढूंढना है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। देखो यहाँ पे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच की मैंने 20,000 रुपीज का, तो क्रेडिट में आप रिकॉर्ड कर दोगे बाई गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। अब ब्रांच ने टोटल कितने का गुड्स रिटर्न करा, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न करा है 20,000 रुपीज का, तो आप यहाँ 20,000 रिकॉर्ड कर लोगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हमने रिकॉर्ड करना है बाई क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। तो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स को आप क्या बोल के रिकॉर्ड करते हो, बैलेंस शीट। अब देखो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स जो 31 मार्च को बैलेंसेस होगा वो क्लोजिंग बैलेंसेस होगा। तो स्टॉक है, डेटर है, ये दोनों 31 मार्च को दिया हुआ है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो स्टॉक और डेटर। अब स्टॉक हमारे पास कितने का था, 30,000 रुपीज का, और डेटर था 10,000 रुपीज का। तो टोटल क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट हमारे पास कितने हैं, 40,000 रुपीज है। अब जितने भी आइटम्स क्वेश्चंस में गिवन थे वो सबने हमने रिकॉर्ड कर दिया। देखो सबसे पहले डेबिट में हमने 3 चीज रिकॉर्ड किया, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, गुड्स सेंड टू ब्रांच और कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। क्रेडिट में हमने रिकॉर्ड किया बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच फ्रॉम कैश सेल्स एंड कलेक्शन, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच और बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स। अब क्या करना है, अब इसका सम टोटल करो, इसको बैलेंस करो और यहां से प्रॉफिट या लॉस निकाल के लेके आओ कि इंदौर ब्रांच से क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। चेक करो किधर का अमाउंट ज्यादा है, देखो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है 380 प्लस 20 4 लाख प्लस 40,000 यानी टोटल आ रहा है हमारा 4,40,000। अब आप डेबिट में भी लिख दो 4,40,000 और डेबिट में जो 440 आया इसमें से आप इन सब के सम टोटल को माइनस कर दो, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। देखो 440 में से आप कितना माइनस करोगे, 170 प्लस 12 यानी 182 आपको माइनस करना है। तो 182 माइनस करने के बाद आपका जो बैलेंस बचेगा वो 252 बच जाएगा। तो ये 252 क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया।
क्रेडिट का टोटल करो और फिर उस टोटल में से डेबिट का सम टोटल माइनस कर दो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस मेथड था जिससे हमने ब्रांच अकाउंट इस तरीके से बनाना है। अब आप कॉस्ट प्राइस मेथड का क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा। और कल मैं आपको बताऊंगा इसका कुछ एडवांस प्रॉब्लम, जिसमें बहुत सारे मिसिंग फिगर्स भी होंगे जो आपको खुद से कैलकुलेट करने होंगे कुछ अलग अलग अकाउंट्स बना करके। तो एडवांस प्रॉब्लम मैं कल बताऊंगा, तब तक आज इसका फॉर्मेट भरो, इसका एक क्वेश्चन देखो और उसके साथ साथ बुक्स में जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन है उसको बनाना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो कल मिलता हूं मैं नए टॉपिक के साथ, कुछ एडवांस प्रॉब्लम के साथ। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।